क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। क्रिस्टलाइजेशन ये सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हमने स्टेप्स लिखे थे। सबसे पहला स्टेप क्या था? चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की पहचान करना कि कौन सा सॉल्वेंट हमें यूज करना चाहिए क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस स्टेप में से अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा आ चुके हैं। सही है। अब हेडिंग दे लें चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा कहता है जो सॉल्वेंट की चॉइस करते हैं ना तो कौन सा सॉल्वेंट हमें यूज करना चाहिए। वो जो मेथड हम यूज करते हैं कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, यही बात आपने यहां पे लिखनी है। हिट एंड ट्रायल मेथड होता कौन सा है? द मेथड यूज्ड for choice of solvent is hit and trial method. Hit and trial method. Hit and trial method कौन सा होता है? तुक्का लगा के, अंदाजा लगा के, यानी तुक्का लगा के आपने मालूम करना है कि कौन सा सॉल्वेंट हमारे लिए इजी होगा। मैंने कल कहा था कि सॉल्वेंट आपने कौन सा चूज करना है जो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट की मिकदार को हल करे और लो टेम्परेचर पे कम से कम मिकदार सॉल्यूट की हल करे। उसका हम कहते हैं जी हिट एंड ट्रायल मेथड। सही है। अब सॉरी उसको हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। उस ट्राई हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि हमने तुक्का लगा के कि किसी तरीके से हमने वो सॉल्वेंट ही यूज करना है जो कि हाई टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट और लो टेम्परेचर पे कम से कम सॉल्यूट को हल करे। ये बात आपने ध्यान में रख देनी है। अच्छा ये हिट एंड ट्रायल मेथड ना तो एमसीक्यू में आता है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, किसी चीज में भी नहीं आता। यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन है जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर टाइम आ चुके हैं पास पेपर में। वो ये है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जो सॉल्वेंट हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में यूज करते हैं उसके कौन कौन से खसूसियात होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पे मे भी वर्ड वो यूज कर ले प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पे मे भी वर्ड प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकता है। सही है। ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, इसका आंसर लिखते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट या चॉइस ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग choice of solvent in the process of crystallization। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके साथ इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है तो आपने 4 या 5 पॉइंट लिखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट कि जो सॉल्यूट आपने चूज करना है वो हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की हल करें और लो टेम्परेचर पे मिनिमम अमाउंट सॉल्यूट की हल करें, कम से कम मिकदार सॉल्यूट की हल करें, वो वाला सॉल्वेंट हमने चूज करना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग देनी है दे दें, वरना सीधे डायरेक्ट लिखना शुरू कर। द सॉल्यूट सॉल्वेंट शुड, सॉल्वेंट को चाहिए शुड dissolve maximum amount of solute at high temperature
हाई टेम्परेचर एंड मिनिमम अमाउंट and minimum amount of solute, और सॉल्यूट की कम से कम मिकदार सॉल्यूट एट लो टेम्परेचर। पहला ही उसके अंदर खासियत ये होनी चाहिए। अब सेकंड नंबर पे कहता है कि उसको जो इम्प्योरिटीज है, क्योंकि हम प्यूरिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस की प्यूरिफिकेशन के लिए, उसको खालिज करने के लिए। कहता है पहले नंबर पे आपका जो सॉल्वेंट है उसको इम्प्योरिटीज हल नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? हल अपने अंदर नहीं करनी, यानी कि अगर रेत है तो नीचे बैठ जाएगी, हम इजीली उसमें फिल्ट्रेशन करके लदा कर लेंगे बाद में, सही है। पहले नंबर पे हल नहीं करनी चाहिए। अगर सपोज किया हल कर ली है तो उसको दोबारा क्रिस्टलाइज नहीं होना चाहिए। क्या दो बातें की मैंने? दो बातों को याद रखिए, आगे जाके इसका मतलब पता चल जाएगा दोनों का मतलब क्या है। पहले नंबर पे क्या हो, हल ना हो। अगर हल हो जाए दोबारा फिर क्रिस्टल फॉर्म में ना है, दोबारा फिर क्रिस्टल फॉर्म में ना, सिर्फ हल ही रहे। ये दो बातें हैं, दो बातों को आपने ध्यान में रख लेना है, सही है। द इम्प्योरिटीज should not dissolve in solvent अगर कहता इफ दे dissolve, अगर ये हल हो भी जाती हैं, if they dissolve they cannot crystallize again। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके सॉल्वेंट की ये होनी चाहिए कि इम्प्योरिटीज को हल ना करे। अगर हल हो जाए तो दोबारा उसके क्रिस्टल ना बनाए, बस। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाए, कहता है ये जो आप सॉल्वेंट यूज करना है ये इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव नहीं वर्ड लिखना चाहता, चीप वर्ड यूज कर सकते हैं, सस्ता होना चाहिए। द सॉल्वेंट should be inexpensive बस। इनएक्सपेंसिव नहीं लिखना चाहते, फिर आप कहेंगे द सॉल्वेंट शुड बी चीप। इनएक्सपेंसिव की जगह पे आप वर्ड चीप भी इस्तेमाल कर सकते, दोनों का मतलब है सस्ता, सही है, सस्ता, सही है। ये हमारे पास सस्ता है, ये पूरा देखे ना, सीन सीन ते अलिफ, हाँ काफी सस्ता होना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कहता है इजी टू यूज होना चाहिए। क्या हो? इजी टू यूज। द सॉल्वेंट शुड बी इजी टू यूज। द सॉल्वेंट should be easy to use, सही है। इसके बाद हमारे पास वो कहता है जो सॉल्वेंट है वो इजीली अवेलेबल भी होने चाहिए, मार्केट के अंदर दस्तयाब हो। वो ना हो कि आप ऐसा सॉल्वेंट चूज कर लीजिए कोई मार्केट के अंदर ही ना हो, बहुत मुश्किल से मिलता हो, सही है। आपने नेक्स्ट स्टेप है कि इजीली अवेलेबल हो, आसानी से हम मिल जाए हर जगह से। द सॉल्वेंट should be easily available और इसके बाद है सेफ टू यूज, कि इंसान को वो खतरा ना पहुंचाए, इंसान के लिए वो नुकसान देना हो, ये भी वहां पे उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, तो इंसान के लिए खतरनाक ना हो। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, एक सॉल्वेंट है अमोनिया, एक सॉल्वेंट है वाटर, दोनों हम लैब के अंदर यूज करते हैं, उसको भी एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं और वाटर को भी एज ए सॉल्वेंट। वाटर जो है वो इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर बात करो अमोनिया की, अमोनिया की इतनी पंजेंट स्मेल होती है ना, बहुत तेज स्मेल होती है। अगर आप ऐसी बोतल खोल के पास 1 मिनट भी खड़े हो जाए ना, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, इतनी गंदी स्मेल है ना, यानी कि आपके अंदर जाएगी ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ चीज मेरे वो कट नहीं लग रहे, इस तरह का महसूस होता है,
सही है। अगर लैब के अंदर पूरी लैब बहुत बड़ी होती है, वहां पे एक बोतल आप अमोनिया खोल के रख दें, पूरी लैब के अंदर उसकी स्मेल चली जाती है। तो यानी कि इंसान के लिए फायदेमंद हो, ये ना हो कि इंसान प्रैक्टिकल करते करते अपने आप को नुकसान करवा ले। सल्फ्यूरिक एसिड भी हम सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एसिड तेजाब है। तो कोई भी लिक्विड चीज, ये बात याद रखिएगा, कोई भी लिक्विड चीज को हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो हम अमूमन वॉशरूम की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो भी सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप वो सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं तो आपको क्या उसका नुकसान होगा कि अगर थोड़ा सा भी आपकी स्किन के ऊपर गिरा तो आपको नुकसान पहुंच जाएगा। सही है। वो कहता है वो सेफ होना चाहिए आपके इस्तेमाल के लिए। द सॉल्वेंट शुड बी इजी टू सेफ, इजी सेफ टू यूज, इट शुड बी, चले, इट शुड बी सेफ टू यूज, FE, सेफ टू यूज। लो जी, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 6 बहुत है। आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 या 4 लिखते हैं बहुत है, अगर पहले वाले 2 भी लिख देते हैं, काफी वो बड़े हैं, तो वो भी काफी हैं। सही, क्योंकि ये वाला आपने प्रिंसिपल में याद किया हुआ है। सही, ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट प्रिंसिपल वाला ही लिखा है हमने। तो बाकी आपने कुछ एक नया एक दो नया, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिए, मैं समझाऊंगा आगे जाके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट इसमें एक फिल्ट्रेशन वाला स्टेप है, इस पॉइंट की वहां पे समझ आएगी, इस पॉइंट की कहां पे समझ आनी है आपको, वहां पे फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में समझ आएगी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, कि जो सॉल्वेंट है उसको इम्प्योरिटीज हल नहीं करनी चाहिए, अगर इम्प्योरिटीज हल कर ले दोबारा क्रिस्टल नहीं बनाने चाहिए। तो ये 2 बातें की है इसने। अब इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कहता है राइट डाउन सम नेम ऑफ सॉल्वेंट व्हिच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Write down some names of solvent, names of solvent which is used in the process of crystallization। लो जी, आपने चंद सॉल्वेंट के नाम लिखने हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। अब आपने पहले भी कुछ बहुत सारे पढ़े हुए हैं, एक तो आपको आता है ये वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम वाटर से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ नाम याद रखने, कोई चीज नहीं याद रखनी, सिर्फ और सिर्फ चंद के नाम 5 या 6 बहुत है। सही है, चले जी, सबसे पहले वाटर, इसके बाद हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका फॉर्मूला CCl4। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लोरोफॉर्म, इसके बाद आ जाता है रेक्टिफाइड सिपरेट, सही है। इसके बाद हमारे पास इथानॉल, सही है। इसके एथेनॉल की जगह पे में भी हम वर्ड यूज करते हैं अल्कोहल्स, में भी वर्ड यूज कर ले अल्कोहल्स इथेनॉल की जगह पे, सही है। इसके बाद आ जाएगा कीटोन या एसीटोन, फिर हमारे पास आ सकता है एसिटिक एसिड, पेट्रोल, ये हमारे पास देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत है। कौन सा? रेक्टिफाइड सिपरेट। अच्छा, रेक्टिफाइड सिपरेट क्या होता है ये सुन लें, बच्चे ने पूछ लिया। रेक्टिफाइड सिपरेट होता है ये जो आम आप जख्मों पे सिपरेट लगाते हैं उसको रेक्टिफाइड सिपरेट ही कहते हैं। ये बनता किस तरह, इसको रेक्टिफाइड कहते क्यों है, जो अल्कोहल होती है ना उसको हम क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई मजीद करते हैं, यानी कि उसके अंदर जो वाटर होता है उसको हम, ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर ऑलमोस्ट 60% वाटर होता है, 40% इसके अंदर अल्कोहल होती है, 40% क्या होती है, अल्कोहल। अब क्या करता है, हम इस वाटर को निकालना पड़ता है इसके अंदर से। अगर किसी तरीके से हमने इसके इस प्रोसेस के लिए ना हम अमूमन जो चीज यूज करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड है,
ये वाला कंपाउंड यूज करके इसके अंदर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो अल्कोहल की जो परसेंटेज हो जाएगी वो 95% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 95%। 95% अल्कोहल होगी और 5% क्या होगा? वाटर होगा। अब इस चीज को जिसमें 5% वाटर आ जाए, 95% अल्कोहल है, इसका हम कहते हैं जी रेक्टिफाइड सिपरेट। रेक्टिफाइड सिपरेट, सही है। ये वाली चीज हमारे पास रेक्टिफाइड सिपरेट होती है। समझ इस चीज की? सही। आगे जाके आप सेकंड ईयर के अंदर आएगा, सेकंड ईयर के अंदर इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मौजूद है वहां पे। रेक्टिफाइड सिपरेट किस तरह बनता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी एक वर्ड यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो एब्सोल्यूट अल्कोहल भी लिख सकते हैं। सही है, लिखना चाहते हैं तो लिख लें एब्सोल्यूट अल्कोहल भी हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल्स है सॉल्वेंट की। आपने कम से कम 5 या 6 एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन काफी दफा आ चुका है पास पेपर में। मैंने कहा था ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। चलिए ये हमारे पास हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास? प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या था? क्रिस्टलाइजेशन का सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलें प्रिपरेशन, इसको से समझना है प्रिपरेशन ऑफ, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हमारे पास सेकंड स्टेप था किसका? प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। सही है। अब हम अमूमन जो हम तैयार करते हैं ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो किसी और तरीके से तैयार करते हैं। यहां भी जो तैयार करना है वो थोड़ा सा चेंज है, तरीका का थोड़ा सा चेंज है। मतलब अमूमन हम क्या करते हैं जी सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे तैयार करने के लिए, सबसे पहले जी हमने पानी ले लिया। सही है, क्या किया मैंने? ये वाली चीज, इतना पानी ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया जी? सॉल्यूट डालना शुरू कर दिया। सही है, मैं सॉल्यूट डालता गया डालता गया डालता गया, एक वक्त आएगा सॉल्यूट हल होना बंद हो जाएगा। एक वक्त आएगा सॉल्यूट हल होना बंद हो जाएगा। सही, उस वजह जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम कह रहे थे जी सैचुरेटेड सोल्यूशन है। यहाँ पे तरीका का समझिएगा, पहले मैंने सॉल्वेंट डाला नीचे, पहले मैंने क्या किया यहाँ पे सॉल्वेंट डाला, सही, पहले नंबर पे, और सेकंड नंबर पे ये वाली चीज डाल रहा हूं। सही है। अब आपकी बुक वाला कहता है जी आपने प्रिपरेशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर तैयार करना चाहते हैं आप पहले सॉल्यूट ले लें। क्या करें? अब आपने पहले सॉल्यूट लेना है। ये जो आपके बुक वाला तरीकाकार बता रहा है, तरीकाकार दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। ये वाला तरीकाकार क्रिस्टलाइजेशन का तरीकाकार करना पड़ता है अमूमन लैब में। लैब में जो सॉल्यूट होता है वो आपको ना तौल के बिल्कुल एग्जैक्ट 15 ग्राम 20 ग्राम या 30 ग्राम जितना भी देना होता है वो आपको दे देता है। अब उसने कहा है कि आपने डायरेक्ट वो क्या करना, जो 20 ग्राम या 30 ग्राम जितना भी सॉल्यूट आपको दिया है वो आपने लेके आ जाना है, लेके आके उसको यहाँ पे डाल देना है। सही है, पहले उसको पाउडर टाइप होगा, ये हमारे पास क्या है जी? सॉल्यूट है। अब पहले स्टेप के अंदर हमने सॉल्वेंट चूज कर लेना है कि इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, इनके अलावा भी हो सकता है। ये बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी, नाइट्रिक एसिड भी हम यूज करते हैं, अमोनिया भी हम यूज करते हैं सॉल्वेंट के तौर पे। ये तो चंद एक वो हैं जो कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हुआ क्या है, हमने सबसे पहले सॉल्यूट डालना है और कहते हैं इसके अंदर इतने थोड़ी सी मिकदार में आपने सॉल्वेंट डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना ज्यादा ना हो कि वो सोल्यूशन ही बन जाए, क्योंकि आपने बनाना चाहते हैं कौन सा सोल्यूशन? सैचुरेटेड। अगर ज्यादा सॉल्वेंट डालेंगे वो सारा हाल सैचुरेटेड सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बनेगा तो कभी भी आप प्रोसेस नहीं कर सकते। कहते आपने थोड़ी सी मिकदार में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड कर लिए। सही है, मिनिमम या स्मॉल, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड करिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड कर देना। सही है। अब क्या होगा, आपने इसको गर्म करना शुरू कर देना। नेक्स्ट स्टेप में हाई टेम्परेचर पे लेके जाना है ना। सही है, ये ले मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म करके जैसे वो सोल्यूशन बने वो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है। समझ आई क्या करना है? वो कहता है ऐड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूट टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। खत्म, एक ही लाइन। सही है। हाँ,
अगर नहीं हल होता ना, अगर बच्चा आपने सॉल्वेंट कम डाला है और नहीं हल हो रहा, पूरा गर्म कर रही है, फिर थोड़ा सा और डाल दें, फिर थोड़ा सा और डालें। ये नहीं एक दफा आपने सारा डाल देना है, वो सोल्यूशन पूरा का पूरा नहीं, इस तरह नहीं करना, थोड़ा थोड़ा डाल के फिर हल कर, जहां पे वो सारे का सारा हल हो जाए खत्म कर देना बस। सही है। ऐड, ये लिख लें, ऐड मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूट, कि आपने सॉल्वेंट सॉल्यूट के अंदर कम से कम मिकदार सॉल्वेंट की ऐड करनी टू ऑब्टेन हासिल करने के लिए, टू ऑब्टेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जी हमारे पास आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह ताला कल को नेक्स्ट इससे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।